गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं कि हमारे कंट्री में SC/ST लोगों के लिए काफ़ी अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 16 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आर्टिकल 14 हमारा बात करता है कि वी हैव आर ऑल इक्वल and that equality has to and equality is based on religion, caste, creed, sex and everything. Though we have seen in article 15 why there is a gap between the achievement of equality and why don't treat them as equal. So जो अलग हैं, जो इक्वल नहीं हैं, उनको हम लोग अनइक्वली ट्रीट करेंगे और जो इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर इक्वल और अनइक्वल को हम लोगों ने साथ में एक जैसा ट्रीट किया तो जो अनइक्वल हैं वो अनइक्वली रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, और जो इक्वल हैं वो जिनको हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। बट when we talk about the constitutional provision, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देने से कि सब कोई एक है, सब कोई के बीच भी कोई भेदभाव नहीं होगा, हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने काफ़ी समय से अलग अलग तरीके से एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए कानून बनाए। लेकिन पहले हम लोगों ने कानून बनाया, कानून को फॉलो करने के लिए कहा गया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया कि ऐसा किया जाए, लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन लोगों ने ये नहीं माना। तो फिर क्या हुआ, उसको हम लोगों ने एक्ट का शेप दिया। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपको उसके लिए पनिशमेंट देना पड़ेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट देने से मतलब क्या हुआ कि आप गलत कर रहे हैं और गलत के लिए आपको सजा दिया जाएगा। तब जाके हम लोगों का कुछ उसमें अच्छा हुआ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं काफ़ी एट्रोसिटीज़ लोगों को होता रहता है, लोग करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द थिंकिंग, because of their superiority complex, of their casteist factor and some other factors what they find it to make the other people suffer for this particular purpose. तो हम लोग बात करेंगे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 17 का, जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ये पहले काफ़ी प्रेवलेंट था हमारे सोसाइटी में। आर्टिकल 17 हमने लिख दिया और आर्टिकल 17 में बताया कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। बस लिख देने से ये रुक गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ, हम लोगों ने उसको एट्रोसिटीज़ एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। और दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने बनाया वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ 1976 भी पास किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ खास अंतर नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाया। आर्टिकल 46 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से लिखा हुआ है कि प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and STs and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation. Again, when we talk about the directive principle of state policy, it is provided under article 46 that we should do certain things for the protection of the SC/STs and also to work towards social injustice and the weaker section of the society and also prevent their exploitation. That is now a directive principle of the state policy, not a fundamental right. It has been mentioned in the fundamental right article 14 में सबको इक्वल है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, दो इट इज़ नॉट बाइंडिंग, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग देखते हैं आज भी लोग एट्रोसिटीज़ के शिकार होते हैं। लोगों को उनके धर्म के बारे में या जात के बारे में बोल के उनको टॉर्चर किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। तो ये सब अभी भी प्रेवलेंट है। तो क्यों ज़रूरत है आज भी एट्रोसिटीज़ एक्ट का, ये हमें जानने का ज़रूरत है। क्योंकि एट्रोसिटीज़ एक्ट में ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पत्थर का लकीर हो गया और हम लोग उसको मानने लगे। हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग जैसे लोगों को और हमारे जैसे कंट्री लोगों को बताने के लिए हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि आपको लॉ देना पड़ेगा, लॉ को एनफोर्स करना पड़ेगा, तब जाके लोग मानेंगे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एट्रोसिटीज़ के लिए कानून बनाया गया।
आर्टिकल 338 में एक बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि फंक्शन करते हैं कोई भी अगर एससी के लोगों को दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसे निजात कैसे पाया जा सकता है। सिमिलर 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया है, जो कि ट्राइबल के वेलफेयर के लोगों को वेलफेयर के लिए देखते हैं और ट्राइबल जहाँ भी शोषित होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका प्रोविजन बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया हुआ है, ताकि वो जो कि लिखा हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में फ्रॉम सोशल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारा फ़र्ज बनता है हम करें और हम उसमें करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक बॉडी बनाया गया है नेशनल कमीशन। नेशनल है, ये नेशनल कमीशन है, तो ये नेशनल बॉडी है जो कि रेगुलेट होता है दिल्ली से, इसी के छोटे अंग में काम करता है जो स्टेट में होता है। और स्टेट कमीशन भी बनाया गया है फॉर द बैकवर्ड सोसाइटी, फॉर द एससी, फॉर एसटी एंड द बैकवर्ड सोसाइटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ बनाया गया है, क्योंकि अगर आप किसी को उनके जात के बारे में कुछ बोल के बता रहे हैं, खराब बात बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बताया जाता है क्यों क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, और उसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑफेंस नॉट इन इंडियन पिनल कोड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ऐसा बहुत सा रिपोर्टेड केस होता है जहाँ पे नए टाइप से उनको सताया जाता है, विच मे नॉट बी ब्रॉट अंडर एनी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो हमें ये देखने का ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई भी शोषण हो रहा है जो कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है लेकिन तब भी उनको किया जा रहा है, तो ऐसे में भी एक नया टाइप का ऑफेंस बनाया जा सकता है। atrocities can be committed only by non-SCs and non-STs। अब यहाँ पे बोलता है कि एससी और एसटी के बीच में अगर कोई दो एससी हैं या दो एसटी हैं, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई होती है या फिर आपस में वो अपने परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं या फिर अपने में कोई बात करते हैं, तो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ एक्ट नहीं लगेगा। दोनों में से एक आदमी अगर कोई नॉन एसटी होगा उस पे ही हम ये एट्रोसिटीज़ एक्ट का केस कर सकते हैं। अगर दोनों एससी होंगे या एसटी होंगे, वो दूसरे प्रावधान में जा सकते हैं आईपीसी के, या फिर जो भी प्रावधान लगता हो उसमें जा सकते हैं, लेकिन एट्रोसिटीज़ एक्ट वहाँ पे नहीं लगेगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि होने चाहिए लेकिन है नहीं हमारे सिस्टम में। डिफाइंस वेरियस टाइप ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एस टी एस एंड प्रेस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द सेम। अब अलग से कोई पोजीशन नहीं दिया गया है या एग्जाम्पल से समझाया नहीं गया है कि किस पर्टिकुलर प्रोविज़न के लिए ये ऑफेंस होगा और उसके लिए कितना सज़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम दिखाएं कि कौन सा ऑफेंस होता है और उसके लिए पर्याप्त पनिशमेंट दिया जाए। एनहांस पनिशमेंट फॉर द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के पोस्ट पे होते हुए अगर ये डिस्क्रिमिनेशन करता है या कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, तो उसके लिए हम लोगों को और भी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाना चाहिए फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक punishment for neglect of duties by a public servant। now when we talk about public servant, अगर वो भेदभाव कर रहा है तो भी वो पनिशेबल है, और अगर अपना पावर का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जहाँ पे उसके पास कंप्लेन आ रहा है लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर कर रहा है, तो भी वो अपना ड्यूटी के प्रति काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ बाय अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये दोनों इंक्लूड करेगा, जहाँ पे उसके पास पावर है वो उसको मिसयूज़ कर रहा है, और अगर जहाँ पे पावर है वहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो दोनों चीज़ों के लिए वहाँ पे आपको सज़ा मिलना चाहिए फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। अब सीआरपीसी के अंदर जो भी आपका एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है, वहाँ पे बोला जाता है कि आपको किसी भी तरीके से एससी एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न आपको पहले बात कर चुके हैं कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, और अगर आप एससी एसटी केस में एंटिसिपेटरी बेल का मांग करेंगे तो आपको बेल नहीं दिया जाएगा। किस सूरत में एंटिसिपेटरी बेल दिया जा सकता है? वो एक ही सूरत होगा कि प्राइमा फेसी अगर एट्रोसिटीज़ एक्ट नहीं बनता है, मतलब कि अगर एट्रोसिटीज़ एक्ट यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है प्राइमा फेसी, अगर ऐसा कोर्ट को लगता है तभी जाके उसको एंटिसिपेटरी बेल दिया जा सकता है।
प्रोविजंस फॉर रिलीफ एंड कंपनसेशन, ये कंपनसेशन मिलना ही चाहिए अगर आपको किसी तरह से बेइज्जत किया जाए या फिर किसी तरीके से आपको ह्यूमिलिएट किया जाए. प्रोविजन दैट इस्टेब्लिश स्पेशल अथॉरिटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सेम. क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. हमारे पास अभी भी हम लोग देखते हैं एट्रोसिटीज़ एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हुए हैं, ना ही झारखंड में हुए हैं, बीइंग ट्राइबल स्टेट हमारे यहाँ पे भी नहीं है. मैंडेटरी पीरियोडिक मॉनिटरिंग सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होता है. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोसिटी प्रोन एरियाज, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है. लेकिन हमने देखा है काफ़ी एट्रोसिटीज़ रिलेटेड क्राइम हमारे कंट्री में हो चुका है, और कुछ कुछ इनफेमस जगह हैं जहाँ पे स्पेशली एट्रोसिटीज़ के केस हम लोग देखते हैं और स्पेशल कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट कभी कभी क्राइम्स होते हुए हमने रिपोर्ट पढ़ा है. अब 2015 के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को एट्रोसिटीज़ के अंदर लाया, और किस किस चीज़ों को एट्रोसिटीज़ के अंदर लाना चाहिए इसका प्रावधान भी रखा गया. तो ऑफेंसेस इन द नेचर ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग ऑफ SC और ST वुमेन, word gesture which are sexual in nature, touching SC ST intentional in sexual manner without her consent, practice or dedicating an SC as a devdasi to a temple. These are some of the offenses which was not mentioned in the type of offenses. Now कोई भी ऑफेंसेस अगर वुमेन के खिलाफ होता है, दैट विल बी कवरिंग अंडर द सेक्शन 354, 376 व्हाट वी हैव स्टडीड इन IPC. अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच हैज़ बीन एडिशनली इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC एंड ST वुमेन. तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द न्यू ऑफेंसेस विच वी हैव सीन? गारलैंडिंग विद फूड फेयर्स, कंपेलिंग टू डिस्पोज, कैरी और ह्यूमन एक्सक्रीटा, doing abusing SC ST by their public names in their promote feelings of ill will against SC ST, and imposing threatening or social economic boycott. These things, this is social economic boycott is a very important issue. Why we talk about this is, if you are not giving employing because of that person, because he belongs to a particular community, that you are trying for a social and economic boycott. These are the things which are not have been planned when we talk about these atrocities. May not be atrocities on the face of it, but these are the type of hidden atrocities which happens against these people. Now, preventing SC STs from undertaking the following activities, like using common property, resources, entering any place of worship that is open to public, entering an education or health institution. This is the same reason why we have this particular atrocities act, because we have seen some of the newses that person of particular community cannot ride a horse to his wedding, or because he cannot ride a horse from a particular community, from passing through a particular community. These are the type of offenses which are still prevalent, and we hear them in news, and that is the exact reason why we have to pass these atrocities act from time to time, because of the hidden type of atrocities which may develop with passage of time, or people come up with novel ideas to form the atrocities against those castes. Now, this was a very discussed case in recently, where Subhash Kashinath Mahajan was the state of Maharashtra, where the Supreme Court went against the Atrocities Act and discussed some of the things which were quite irrelevant, or which was not called for. Some of the things, and why the Supreme Court came up with decision, was that the number of convictions in the Atrocities Act was very low, and second, the Atrocities Act were never persuaded. Like, once the case has been registered, the no follow up, or the people who actually registered the case came in for the in support of the prosecution did not have any case. Most of the cases were not pending before the court for a long period of time and ultimately disposed of. So now, अब क्या करना था कि अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहा था, और केसेस बढ़ने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, लोगों को काफ़ी कन्विक्शन रेट बिल्कुल नहीं है. कन्विक्शन रेट नहीं होने के कारण लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. कन्विक्शन नहीं होगा तो लोगों को लगेगा कि झूठा केस बना है. अगर वो अपियर नहीं होते थे कोर्ट के सामने, तो भी कोर्ट को लगता था कि ये काफ़ी गलत हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने BC स्टैंड को लिया और कहा कि एट्रोसिटीज़ एक्ट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो SC ST एट्रोसिटीज़
को एक्चुअल नहीं हो के इसको लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ उसमें अहम फैसला दिया कि प्रिलिमिनरी होना इंक्वायरी एट द लेवल ऑफ डीएसपी रिक्वायरिंग टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द केस बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर। अब आप लोग एफआईआर पढ़ चुके हैं और एफआईआर में बोलता है कि जैसे एफआईआर रजिस्टर होगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं हो सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से पहले होना चाहिए, ये हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बिल्कुल खिलाफ था। Second, a person can be released on anticipated unless a prima facie case of cases or atrocities act is made out. Now, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है SC/ST एक्ट में कि आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता है, और क्योंकि अगर प्राइमा फेसी केसेस नहीं बनता है, ठीक है, अगर SC/ST केस बना ही नहीं तब तो उसको आप बेल दे दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे SC/ST केस बनता है और एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, नो एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नाउ दिस इज वॉज अ केस, इसमें भी यही हुआ था कि वंस अ पर्सन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज फ्रॉम अ सीनियर ऑफिसर एंड बीइंग द पर्सन हु हैज़ बीन रिमूव्ड और dismissed from his services is from a SC or ST category, and he complains against the government authorities, though he was removed from his position because of, say, he was not working or he was not up to his mark or he was not doing his work diligently, but he goes and registers a case again under the provision of the SC/ST Act. Now, दैट वॉज दिस पर्टिकुलर केस कि यहाँ पे क्या पब्लिक अथॉरिटी को सीधा अरेस्ट किया जा सकता है SC/ST एक्ट में विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पे बोला गया कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, लेकिन उसका अप्रूवल अथॉरिटी से जान के या पूछ के या उससे स्पेशल परमिशन लेके ही अरेस्ट कीजिए। और एक बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट हैड टू बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर विच विल इंश्योर कास्टिज्म इज नॉट परपिचुएटेड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। नाउ इससे बोलने का मतलब है कि सिर्फ SC/ST के अगर आप हैं तो आपको ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल जाता है कि अगर आप कंप्लेन करें और उसके बाद सामने वाले को उसके लिए प्रोसिक्यूशन है। सेम जो अभी बात होता है कि डाउरी प्रोहिबिशन केस में, तो डाउरी प्रोहिबिशन के केस के बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें मामले बहुत आ रहे हैं। तो क्या हम लोग मानते हैं कि उसमें ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डाउरी के लिए किसी को पनिश नहीं किया जा रहा है? लोग आ रहे हैं, लोग फॉल्स केसेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि एक भी ऐसा केस नहीं जो जेन्युइन है? या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग रजिस्टर करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस, तो उसमें एक भी ऐसा केस नहीं होगा जिसमें एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा? या फिर जो हम लोग देखते हैं 354 का, द केसेस विच हैज़ बीन इन और इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बाय द वुमेन against special certain male members, 376 में outraging the modesty of women और से in rape cases, तो क्या वहाँ पे genuine cases नहीं होते? इन द सेम मैनर यहाँ पे उसी का ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि चूँकि बहुत सारे केसेस बढ़ चुके हैं SC/ST एक्ट में, और यहाँ पे उसको अंकुश लगाने के लिए हमें ऐसा होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन करने के, उसका सही इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो हमारा जो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है SC/ST लोगों को, वो उनका पर्याप्त इस्तेमाल करे, इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया। इसके बाद ये जो जजमेंट आया, इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, हम बहुत लोगों ने इसका बहिष्कार किया, बहुत लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि SC/ST के विरुद्ध में काम है, और ये काफ़ी निराशाजनक चीज़ है जो कि आप बोल रहे हैं कि SC/ST के लिए प्रावधानों को डाइल्यूट किया जा रहा है। और ये डाइल्यूट करने का मतलब है कि हम लोग फिर कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे कि SC/ST के केसेस गलत आते हैं, और जुडिशरी भी उसी नज़र से देखेगी कि नहीं, ज़्यादातर केसेस गलत आते हैं। इसके लिए काफ़ी हंगामा हुआ और सदन में इसका काफ़ी प्रश्न भी उठाए गए। इसके बाद 2019 में अगस्त में इसको 3 जज बेंच, ये जो केस था सुभाष काशीनाथ महाजन का, इस 2 जज बेंच का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 3 जज बेंच का डिसीजन आया और उसमें कहा कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और किसी भी अप्रूवल ऑफ सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ज़रूरत नहीं है टू अरेस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, बट इन केसेस दैट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर, उसके लिए उसको क्या कहते हैं प्रोविज़न रहेगा जिसमें उसको क्या कहते हैं बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद और एक चीज़ हमने देखा कि रिपोर्ट ऑफ जो नेशनल कमीशन है जो बनाया गया है, वहाँ पे बोलता है कि
नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज़ बढ़ गए हैं, मतलब कि केसेस दर्ज जो होते हैं वो उनका संख्या बढ़ा है, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो कम घटता जा रहा है। तो ये एक सीरियस बात है, क्योंकि क्यों घट रहा है? या तो लोग उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं, या परस्यू करने नहीं दे रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, या फिर लोगों को डरा के केस कोर्ट तक नहीं पहुंचने जा रहा है, या फिर वो इतने गरीब हैं कि हो सकता है कि अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है और वो अपना पहुंच नहीं पाते हैं, परस्यू नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से है, जो भी वजह है वो कन्विक्शन रेट कम हो रहा है। सेकेंडली बोलता है एनसीआरबी डेटा जो 2008 से 2016 का डेटा है, वो बोलता है कि वहाँ पे भी कन्विक्शन रेट कम हुए हैं। कन्विक्शन रेट का मतलब कि जितने लोगों को, जितना केस रजिस्टर हुआ और जितने लोगों को पनिशमेंट मिला वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केस का जो भी एक्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा है, या तो एक्ट में जो चीज़ दिए हुए हैं वो कम है, या फिर लोग किसी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है जिसके लिए लोग अपने केसेस को परस्यू नहीं करते हैं। लास्ट बोलता है whether an instance of misuse by the act of especially against public office this has led many bogus cases of prevention of atrocity. This case has been validated by parliamentary standing committee report which has sought an inbuilt provision in the PO Act to safeguard those are falsely accused. तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी रिपोर्ट है कि बहुत सा केसेस जो है वो फेक केसेस किया गया है, बट इसके आधार पे हम वो एक्ट तो नहीं बदल सकते हैं जो कि सेफगार्ड करता है SC/ST का, और जितने भी फॉल्स केसेस है उसका अलग से हिसाब रखा जाए, लेकिन इसको, इस प्रोविज़न को डाइल्यूट करने का शायद टाइम अभी नहीं आया है। हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन के साथ इस पर्टिकुलर एक्ट का ज़रूरत ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक ये समय नहीं आता है तो उसके प्रोविजंस को डाइल्यूट करने का प्रावधान फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ना को प्रताड़ित करने का केसेस सामने आता है। तो आई थिंक कि ये केसेस अभी डाइल्यूट करना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।